नमस्कार। आज हम एक बहुत ही ज़रूरी और बड़ी खबर पर बात करने वाले हैं, खासकर उनके लिए जो दिल्ली में सरकारी टीचर बनने का सपना देख रहे हैं। हाँ बिल्कुल। दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड मतलब DSSB उसने TGT यानी प्रशिक्षित स्नातक शिक्षकों और कुछ दूसरे टीचिंग पदों के लिए एक भर्ती निकाली है। ये विज्ञापन संख्या है 062025 और ये 3 अक्टूबर 2025 को आया है। सही। तो हमारे पास ये पूरी ऑफिशियल अधिसूचना है और आज हम इसमें से वो सारी काम की जानकारी निकालने वाले हैं। कितने पद हैं, कौन अप्लाई कर सकता है, क्या प्रोसेस है और हाँ सबसे जरूरी एग्जाम कैसा होगा। बिल्कुल। तो चलिए इस पर गहराई से बात करते हैं। हाँ, ये जो जानकारी है ये सीधे DSSB के विज्ञापन से ही ली है हमने। ये अपने आप में एक पूरी गाइड है जिसमें आपको पदों का ब्यौरा, खाली जगह, योग्यता, आवेदन का तरीका, चयन प्रक्रिया सब कुछ मिलेगा। हाँ, हमारा काम बस इससे थोड़ा आसान बनाना है। बिल्कुल। तो सबसे पहले वही नंबर जिस पर सबकी नजर होती है, कुल वैकेंसी कितनी है, और ये नंबर तो काफी अच्छा है। 5300 से ज्यादा जी 5346 पद हैं कुल। हाँ, ये सच में एक बड़ा मौका है। 5346 पद काफी होते हैं। हाँ, लेकिन एक बात ध्यान रखनी होगी कि ये संख्या टेंटेटिव है, मतलब संभावित हो सकता है बाद में विभागों की जरूरत के हिसाब से इसमें थोड़ा ऊपर नीचे हो। अच्छा। और ये पद मुख्यतः शिक्षा निदेशालय यानी डायरेक्टोरेट ऑफ एजुकेशन और NDMC नई दिल्ली नगर पालिका परिषद के स्कूलों के लिए हैं। अच्छा, तो इन 5346 में कौन-कौन से सब्जेक्ट्स शामिल हैं TGT के लिए? इसमें TGT के लगभग सभी मेन सब्जेक्ट्स हैं, जैसे गणित, अंग्रेजी, सोशल साइंस, नेचुरल साइंस या फिजिकल साइंस कह लीजिए, हिंदी, संस्कृत, उर्दू, पंजाबी, ये सब हैं। इनके अलावा ड्राइंग टीचर के पद भी हैं और हाँ, NDMC के लिए स्पेशल एजुकेशन टीचर की भर्ती भी इसी में है। मैंने नोटिस किया कि TGT में मेल और फीमेल के लिए अलग-अलग वैकेंसीज दी हैं। जैसे मैथ्स में मेल के लिए 744 है, फीमेल के लिए 376। ये हमेशा होता है? हाँ, ये DSSB में कॉमन है, खासकर शिक्षा निदेशालय वाले स्कूलों के लिए। उत्तराखंड की सबसे तेजी से उभरती रोजगार समाचार सेवा में आपका स्वागत है। सभी तरह की प्राइवेट और गवर्नमेंट जॉब्स के अपडेट्स पाने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और हमारी वेबसाइट rojgarforyou.com पर विजिट करते रहें। हम सभी प्रमुख सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर उपलब्ध हैं। वहाँ शायद मेल फीमेल टीचर्स के लिए अलग कैडर या जरूरतें होती हैं, जैसे आपने कहा गणित का। वैसे अंग्रेजी में देखें तो मेल के लिए 869 है, पर फीमेल के लिए सिर्फ 100 ही 4 हैं इस बार। ओह, अच्छा। तो ये हर सब्जेक्ट में अलग अलग है। समझ गई। और जाहिर है आरक्षण भी लागू होगा इन पदों पर। हाँ बिल्कुल। पूरी 5346 वैकेंसीज को नियमों के हिसाब से बांटा गया है। UR यानी अनारक्षित, OBC। लेकिन OBC सिर्फ दिल्ली वाला है ना? हाँ, ये बहुत जरूरी पॉइंट है। सिर्फ OBC दिल्ली वाले, फिर SC, ST और EWS यानी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग। ठीक है। और इनके साथ साथ PWBD यानी विकलांग व्यक्तियों के लिए हॉरिजॉन्टल आरक्षण भी है। उनके लिए कुल 348 पद आरक्षित हैं। ठीक है। ये तो हो गई पदों की बात। अब आते हैं उस सवाल पर जो सबके मन में होगा, अप्लाई कैसे करना है? देखिए, तरीका बिल्कुल साफ है, सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन। DSSB का जो रिक्रूटमेंट पोर्टल है https.dssbonline.nic.in, बस वहीं से अप्लाई करना है। अच्छा। कोई और तरीका नहीं चलेगा, मतलब डाक से या ईमेल से या हाथ से फॉर्म जमा करना, ये सब नहीं। और तारीखें कब से कब तक? अप्लाई करने की विंडो खुलेगी 9 अक्टूबर 2025 को दोपहर 12 बजे से और ये चलेगी 7 नवंबर 2025 तक रात के 11:59 तक। पर जैसा हम हमेशा कहते हैं, लास्ट डेट का इंतजार बिल्कुल मत कीजिएगा। हाँ, वो सर्वर प्रॉब्लम हो जाती है फिर। बिल्कुल। आखिर में ट्रैफिक बहुत बढ़ जाता है। अच्छा, ऑनलाइन अप्लाई करने से पहले भी कुछ करना होगा, रजिस्ट्रेशन वगैरह? हाँ, ये जरूरी है। अप्लाई करने से पहले इसी पोर्टल https.dssbonline.nic.in पर कैंडिडेट को अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। ये वन टाइम प्रोसेस है। अच्छा। अगर किसी ने पहले कभी DSSB का फॉर्म भरा है तो शायद उनका रजिस्ट्रेशन पहले से होगा। उन्हें उसी ID पासवर्ड से लॉगिन करना है। ओके। नया बनाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर एक से ज्यादा रजिस्ट्रेशन मिलते हैं तो उम्मीदवारी कैंसिल हो सकती है। ये ध्यान रखना होगा। और फीस कितनी है? कुछ छूट वगैरह है इसमें? फीस तो सिर्फ 100 रुपए है, जो कि काफी कम है आजकल के हिसाब से। हाँ, ये तो ठीक है। और अच्छी बात यह है कि जो महिला उम्मीदवार हैं या SC, ST, PWBD और एक्स सर्विसमैन कैटेगरी के उम्मीदवार हैं, उनके लिए कोई फीस नहीं है, पूरी छूट है। अरे वाह, ये तो बहुत बढ़िया है। हाँ, लेकिन एक्स सर्विसमैन के लिए एक छोटा सा क्लॉज है।
अगर कोई एक सर्विसमैन पहले ही आरक्षण का फायदा लेकर कोई सरकारी नौकरी पा चुका है सिविल पोस्ट पर, तो उसे ये फीस में छूट दोबारा नहीं मिलेगी। अच्छा, ये भी ध्यान रखना है। और पेमेंट सिर्फ ऑनलाइन होगी SBI ई-पे के जरिए, और ये नॉन रिफंडेबल है, मतलब वापस नहीं मिलेगी। ठीक है, यहाँ एक और बात मैं जोड़ना चाहूंगी, फॉर्म भरते समय बहुत सावधानी रखनी है। बिल्कुल। एक एक डिटेल ध्यान से भरें और सबमिट करने से पहले 2 बार चेक कर लें, क्योंकि नोटिफिकेशन में साफ लिखा है कि एक बार फॉर्म फाइनल सबमिट हो गया तो बाद में कोई बदलाव, नाम, डेट ऑफ बर्थ, कैटेगरी, कुछ भी बदलने का रिक्वेस्ट एंटरटेन नहीं किया जाएगा। एकदम सही कहा आपने, ये बहुत जरूरी है। अच्छा, अब आते हैं पात्रता पर, यानी कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। हाँ, पहली शर्त तो सीधी है, भारत का नागरिक हो। उसके बाद हर पोस्ट के लिए जो आयु सीमा, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन या एक्सपीरियंस वगैरह चाहिए, वो सब पूरा करना होगा। ये सब भर्ती नियमों यानी रिक्रूटमेंट रूल्स RRs में दिया होता है। और ये सारी योग्यताएं कब तक पूरी होनी चाहिए, मतलब डिग्री या CTT का सर्टिफिकेट कब का होना चाहिए? इसके लिए एक कट ऑफ डेट होती है, और वो है फॉर्म भरने की आखिरी तारीख, यानी 7 नवंबर 2025। अच्छा। कैंडिडेट की उम्र, डिग्री, CTET सर्टिफिकेट या जो भी जरूरी क्वालिफिकेशन है, वो इस तारीख को या इससे पहले पूरी हो जानी चाहिए। ठीक है, तो अब जरा कुछ मेन पोस्ट्स की क्वालिफिकेशन पर थोड़ा डिटेल में बात करते हैं, जैसे TGT के लिए क्या चाहिए? हाँ, देखिए, ज्यादातर TGT सब्जेक्ट्स के लिए, जैसे मैथ्स, इंग्लिश, हिंदी, सोशल साइंस, नेचुरल साइंस वगैरह, इनके लिए क्वालिफिकेशन के 3 मेन हिस्से हैं। पहला, एकेडमिक क्वालिफिकेशन। इसमें या तो ग्रेजुएशन डिग्री हो सब्जेक्ट में कम से कम 50% मार्क्स के साथ, और वो सब्जेक्ट ग्रेजुएशन में कम से कम 2 साल पढ़ा हो। ओके। या अगर ग्रेजुएशन में 50% नहीं है, तो फिर उसी सब्जेक्ट में मास्टर डिग्री हो और ग्रेजुएशन या मास्टर में कहीं 50% हो। अच्छा, मास्टर डिग्री का भी ऑप्शन है? हाँ, और आजकल एक और विकल्प है, 4 साल वाली इंटीग्रेटेड डिग्री, जैसे BLEd, BA B.Ed या BSc B.Ed। इसमें भी सब्जेक्ट कम से कम 3 साल पढ़ा होना चाहिए और 50% मार्क्स जरूरी हैं। ये हुआ पहला हिस्सा। दूसरा है ट्रेनिंग क्वालिफिकेशन, यानी B.Ed की डिग्री या फिर 3 साल वाली इंटीग्रेटेड B.Ed M.Ed डिग्री। और जिनके पास वो 4 साल वाली इंटीग्रेटेड डिग्री है, जैसे BA B.Ed, हाँ, उनके लिए अच्छी बात यह है कि उन्हें अलग से B.Ed करने की जरूरत नहीं है, वो डिग्री ही काफी है। ठीक है, और तीसरा हिस्सा? तीसरा और बहुत जरूरी, CTET पास होना। CBSE जो सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट लेता है, उसका पेपर 2 क्लियर होना कंपलसरी है। CTET पेपर 2। अच्छा, कुछ सब्जेक्ट्स में कॉम्बिनेशन का भी चक्कर होता है ना, जैसे सोशल साइंस या नेचुरल साइंस में? हाँ, ये भी देखना जरूरी है। जैसे TGT सोशल साइंस के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो ग्रेजुएशन में इतिहास, राजनीति विज्ञान, भूगोल, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, बिजनेस स्टडीज या स्टैटिस्टिक्स, इनमें से कम कोई एक सब्जेक्ट पढ़ा होना चाहिए। ओके। इसी तरह TGT नेचुरल साइंस या फिजिकल साइंस के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बॉटनी या ज़ूलॉजी जैसे मेन साइंस सब्जेक्ट्स में से कम एक पढ़ा हो। नोटिफिकेशन में पूरी लिस्ट दी हुई है कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स मान्य हैं। ठीक है, ये तो हुई TGT की बात। अब ड्राइंग टीचर के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए? ये शायद थोड़ी अलग होगी। हाँ, ड्राइंग टीचर के लिए B.Ed या CTET नहीं चाहिए। अच्छा। इसके लिए या तो ड्राइंग, पेंटिंग, स्कल्पचर, ग्राफिक आर्ट में 5 साल का डिप्लोमा हो, या फिर फाइन आर्ट्स, ड्राइंग, पेंटिंग में मास्टर्स डिग्री हो। या तीसरा ऑप्शन है कि फाइन आर्ट्स, ड्राइंग, पेंटिंग में ग्रेजुएशन डिग्री हो और साथ में 2 साल का फुल टाइम डिप्लोमा हो इसी फील्ड में। यहाँ पर हिंदी का ज्ञान सेकेंडरी लेवल तक डिजायरेबल है, मतलब हो तो अच्छा है पर अनिवार्य नहीं है। समझ गई। और वो जो NDMC में स्पेशल एजुकेशन टीचर का पद है, उसके लिए क्या है? उसके लिए ग्रेजुएशन तो चाहिए ही, साथ में स्पेशल एजुकेशन में B.Ed हो। ओके। या फिर अगर नॉर्मल B.Ed है तो फिर स्पेशल एजुकेशन में 2 साल का डिप्लोमा होना चाहिए, या फिर स्पेशल एजुकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट प्रोफेशनल डिप्लोमा, या कोई और बराबर की क्वालिफिकेशन जो RCI यानी रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया से मान्यता प्राप्त हो। और CTET? हाँ, स्पेशल एजुकेशन टीचर के लिए भी CTET पास होना अनिवार्य है। ठीक है, अब आते हैं उम्र पर। एज लिमिट क्या है? ज्यादातर पदों के लिए, मतलब सभी TGT सब्जेक्ट्स और ड्राइंग टीचर के लिए अपर एज लिमिट 30 साल है। 30 साल? हाँ, और NDMC वाले स्पेशल एजुकेशन टीचर के लिए भी 30 साल ही है।
क्या उम्र में कोई छूट भी है, रिलैक्सेशन? हाँ बिल्कुल, जो सरकारी नियम है उनके हिसाब से छूट मिलेगी। जैसे SC/ST कैंडिडेट्स को 5 साल की छूट है, OBC सिर्फ दिल्ली वाले को 3 साल की, PWD यानी विकलांग उम्मीदवारों के लिए छूट ज्यादा है। अगर वो जनरल EWS कैटेगरी के हैं तो 10 साल, SC कैटेगरी के हैं तो 15 साल और OBC कैटेगरी के हैं तो 13 साल की छूट मिलेगी अपर एज लिमिट में। अच्छा खासा रिलैक्सेशन है PWD के लिए। हाँ, इनके अलावा भी कुछ कैटेगरीज हैं, जैसे एक्स सर्विसमैन को उनकी सर्विस पीरियड प्लस 3 साल की छूट मिलती है, और जो लोग पहले से सरकारी नौकरी में हैं कम से कम 3 साल से, उन्हें ग्रुप बी पोस्ट के लिए 5 साल तक की छूट मिल सकती है। अच्छा, वो जो कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयज होते हैं, संविदा कर्मचारी, उनके लिए भी कुछ है? हाँ, ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। अगर कोई कैंडिडेट उसी डिपार्टमेंट में जैसे शिक्षा निदेशालय या NDMC में उसी पोस्ट पर कॉन्ट्रैक्ट पर काम कर रहा है तो उसे एक बार की एज रिलैक्सेशन मिल सकती है। कितनी? ये छूट उतने साल की होगी जितने साल उन्होंने काम किया है, पर मैक्सिमम 5 साल तक। शर्त यह है कि उन्होंने पिछले सालों में कम से कम 120 दिन काम किया हो हर साल। ये एक स्पेसिफिक सरकारी ऑर्डर के तहत दी जा रही है छूट। तो ये तो काफी अच्छी बात है उनके लिए। अच्छा, एक और चीज थी, स्पेशल एजुकेशन टीचर पोस्ट कोड 7225 के लिए शायद महिलाओं को अलग से 10 साल की छूट है। हाँ, ये भी मेंशन किया है, महिला उम्मीदवारों के लिए सामान्य ऊपरी आयु सीमा में 10 साल की छूट है इस पोस्ट के लिए। तो मतलब उनके लिए 30 + 10 = 40 साल हो गई अपर लिमिट। हाँ, मोटा मोटा यही मतलब निकलता है। अब जो कैटेगरी वाली छूट है, SC, ST, OBC, PWB, वो इसके ऊपर मिलेगी या इसी में शामिल है, इसके लिए नोटिफिकेशन का वो स्पेसिफिक पैरा बहुत ध्यान से पढ़ना होगा। नियम कई बार थोड़े पेचीदा होते हैं। सही बात है। ठीक है, तो क्वालिफिकेशन और एज लिमिट क्लियर हो गई। अब आते हैं सबसे बड़ी पड़ाव पर, सिलेक्शन प्रोसेस। कैसे होगा चयन? चयन के लिए सिर्फ एक ही स्टेज है, एक परीक्षा, जिसे उन्होंने कहा है 1 tier एग्जामिनेशन। सिर्फ एक एग्जाम, कोई इंटरव्यू नहीं? नहीं, कोई इंटरव्यू नहीं, बस ये एक एग्जाम क्लियर करना है। अच्छा, तो इस एग्जाम का पैटर्न क्या है? कितने सवाल, कितना टाइम? ये एग्जाम होगा 2 घंटे का। इसमें टोटल 200 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, यानी MCQ। हर सवाल 1 नंबर का, तो कुल 200 मार्क्स का पेपर। 2 घंटे में 200 सवाल, स्पीड चाहिए होगी। बिल्कुल। और क्या इसमें कोई सेक्शन वगैरह है या सिलेबस? हाँ, पेपर को 2 सेक्शन में बांटा गया है, सेक्शन A और सेक्शन B। दोनों 100 नंबर के हैं। अच्छा। सेक्शन A जो है वो 100 नंबर का है, और ये शायद सभी पोस्ट के लिए कॉमन रहेगा। इसमें 5 हिस्से हैं, हर हिस्सा 20 नंबर का। कौन कौन से? इसमें है जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग एबिलिटी, मैथ्स यानी अरिथमेटिकल एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी, हिंदी लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन और इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन, हर एक 20 नंबर का। ओके, ये तो हो गया सेक्शन A। और सेक्शन B? सेक्शन B भी 100 नंबर का है। ये सब्जेक्ट स्पेसिफिक है, मतलब आपने जिस पोस्ट और जिस सब्जेक्ट के लिए अप्लाई किया है उसी से जुड़े सवाल इसमें होंगे। जैसे TGT मैथ्स के लिए मैथ्स के सवाल। हाँ, और साथ में इसमें टीचिंग मेथोडोलॉजी और B.Ed से जुड़े सवाल भी शामिल होंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ, ये सेक्शन B तो फिर डिसाइडिंग फैक्टर हो सकता है। क्या दोनों सेक्शन में अलग अलग पास होना जरूरी है? यहीं पर एक मजेदार बात है। DSSB ने साफ लिखा है कि जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स का क्राइटेरिया है वो सिर्फ सेक्शन B पर लागू होगा। क्या? सिर्फ सेक्शन B पर, सेक्शन A पर नहीं? हाँ, सेक्शन A में कोई मिनिमम पासिंग मार्क्स नहीं रखे गए हैं। अरे, तो इसका मतलब सेक्शन A को हल्के में ले सकते हैं? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, ये गलती मत कीजिएगा। देखिए, भले ही सेक्शन A में पासिंग मार्क्स ना हो, लेकिन जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी वो सेक्शन A और सेक्शन B दोनों के टोटल मार्क्स को मिलाकर बनेगी। अच्छा, समझ गई। मतलब स्कोर तो दोनों में अच्छा करना पड़ेगा मेरिट में आने के लिए। बिल्कुल। सेक्शन A में अच्छा स्कोर करना उतना ही जरूरी है जितना सेक्शन B में। ये शायद ओवरऑल एप्टीट्यूड देखने का तरीका है। ठीक है। और नेगेटिव मार्किंग वो है या नहीं? हाँ, नेगेटिव मार्किंग है। हर गलत जवाब के लिए 0.25 मार्क्स काटे जाएंगे, यानी 4 गलत जवाब पर आपका 1 सही जवाब का नंबर चला जाएगा। ओह, तो तुक्काबाजी से बचना होगा। बिल्कुल, एक्यूरेसी बहुत मैटर करेगी। हिंदी या इंग्लिश? जो लैंग्वेज वाले सेक्शंस हैं, हिंदी और इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन, उनको छोड़कर बाकी पूरा पेपर बाइलिंगुअल होगा। मतलब हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में सवाल दिए होंगे, आप जिसमें चाहे पढ़ सकते हैं। ये ठीक है। एक और चीज है नॉर्मलाइजेशन।
अगर एग्जाम कई शिफ्ट में होता है जो कि इतने सारे कैंडिडेट्स के साथ होगा ही, हाँ बिल्कुल, तो फिर नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला लगाया जाएगा ताकि किसी शिफ्ट का पेपर आसान या मुश्किल होने से किसी को फायदा या नुकसान ना हो। DSSB का अपना तरीका है इसे करने का। ठीक है। और तैयारी के लिए क्या बोर्ड कोई हेल्प करता है, जैसे मॉक टेस्ट वगैरह? हाँ, उन्होंने कहा है कि वेबसाइट पर कैंडिडेट्स की प्रैक्टिस के लिए मॉक टेस्ट का लिंक देंगे। इससे एग्जाम के इंटरफेस और पैटर्न को समझने में मदद मिलती है। चलिए, ये अच्छी बात है। तो फाइनल सिलेक्शन बस इसी एग्जाम के मार्क्स पर होगा? जी हाँ, पूरी तरह से। सेक्शन ए और सेक्शन बी के टोटल मार्क्स के आधार पर मेरिट लिस्ट बनेगी। और वो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स क्या थे जो सेक्शन बी में लाने जरूरी हैं? जनरल और EWS कैटेगरी के लिए 40%, OBC दिल्ली के लिए 35% और SC, ST, PWBD के लिए 30%। ओके। एक्स सर्विसमैन को उनकी कैटेगरी में 5% की और छूट है, पर उन्हें भी कम से कम 30% तो लाने ही होंगे। लेकिन ये याद रखना है कि ये सिर्फ मिनिमम है। हाँ, कट ऑफ तो इससे ऊपर ही जाता है अक्सर। बिल्कुल, कट ऑफ तो कंपटीशन पर डिपेंड करता है, वो इससे काफी ज्यादा हो सकता है। अच्छा, अगर दो कैंडिडेट्स के मार्क्स बिल्कुल बराबर आ गए, टाई हो गया, तो क्या होगा? उसके लिए टाई ब्रेकिंग रूल है। सबसे पहले सेक्शन बी के मार्क्स देखे जाएंगे। जिसके सेक्शन बी में ज्यादा होंगे उसे रैंक ऊपर मिलेगी। अगर सेक्शन बी के मार्क्स भी बराबर हैं, तो फिर जिसकी उम्र ज्यादा होगी उसे प्रेफरेंस मिलेगी। ओके। और अगर डेट ऑफ बर्थ भी सेम निकल आई, तो फिर कैंडिडेट्स के फर्स्ट नेम के अल्फाबेटिकल ऑर्डर से फैसला होगा। जिसका नाम पहले आएगा, ए पहले बी बाद में, उसे ऊपर रखा जाएगा। अच्छा, काफी डिटेल में सोचा है उन्होंने। अब जरा आरक्षण के बारे में, खासकर OBC को लेकर कुछ खास बातें थी शायद? हाँ, ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। देखिए, SC, ST, EWS, PWBD के सर्टिफिकेट तो शायद नेशनल लेवल के चल जाएं, लेकिन OBC का आरक्षण सिर्फ उन्हीं को मिलेगा जिनके पास दिल्ली सरकार द्वारा जारी किया गया OBC दिल्ली का सर्टिफिकेट है। और इसमें भी एक कंडीशन है, अगर सर्टिफिकेट दिल्ली के बाहर का है तो वो तभी मान्य होगा जब वो इस बेस पर बना हो कि कैंडिडेट के पिता या कोई पैतृक रिश्तेदार 8 सितंबर 1993 से पहले से दिल्ली में रह रहे थे और उनका OBC दिल्ली सर्टिफिकेट बना हुआ है। ओह, ये तो काफी स्पेसिफिक है। हाँ, और दूसरी बड़ी बात, सभी OBC कैंडिडेट्स को नॉन क्रीमी लेयर यानी NCL सर्टिफिकेट देना होगा, और ये सर्टिफिकेट 1 अप्रैल 2025 के बाद का बना होना चाहिए और 7 नवंबर 2025 लास्ट डेट से पहले का, यानी बिल्कुल लेटेस्ट चाहिए। हाँ, क्योंकि NCL स्टेटस हर साल बदल सकता है, इसलिए ये करंट फाइनेंशियल ईयर का होना जरूरी है। तो डॉक्यूमेंट्स बिल्कुल अप टू डेट और सही होने चाहिए। अच्छा, मान लीजिए एग्जाम क्लियर हो गया, मेरिट में नाम आ गया, उसके बाद क्या होगा? उसके बाद जो शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स होंगे उन्हें अपने सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स स्कैन करके ऑनलाइन अपलोड करने होंगे। इसे वो कहते हैं ई-डोजियर सबमिट करना। ई-डोजियर? हाँ, फिर जो संबंधित डिपार्टमेंट है जैसे शिक्षा निदेशालय या NDMC, वो इन डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करेगा, कैंडिडेट की एलिजिबिलिटी को फाइनल चेक करेगा। सब कुछ सही मिलने के बाद ही अपॉइंटमेंट लेटर इशू होगा। मतलब सिलेक्शन तब तक प्रोविजनली रहता है? बिल्कुल, जब तक डिपार्टमेंट वेरिफिकेशन करके ओके नहीं कर देता तब तक सिलेक्शन प्रोविजनली माना जाता है। ठीक है। कुछ और खास हिदायतें या चेतावनियां हैं कैंडिडेट्स के लिए? हाँ, कुछ चीजें हैं जिनका ध्यान रखना जरूरी है, जैसे एप्लीकेशन फॉर्म में फोटो बिल्कुल लेटेस्ट, क्लियर और सही बैकग्राउंड, सफेद या हल्का वाली होनी चाहिए, चेहरा साफ दिखना चाहिए। धुंधली फोटो या सिग्नेचर से एप्लीकेशन रिजेक्ट हो सकती है। और एग्जाम सेंटर पे? हाँ, एग्जाम सेंटर पे नियम बहुत सख्त होते हैं। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट जैसे मोबाइल, स्मार्ट वॉच, ब्लूटूथ, कैलकुलेटर वगैरह ले जाना बिल्कुल मना है। ड्रेस कोड का भी ध्यान रखना होता है। अक्सर हल्के रंग के हाफ स्लीव्स के कपड़े और स्लीपर या सैंडल पहनने को कहा जाता है। जूते अलाउड नहीं होते। ओके। इन नियमों को नहीं माना तो एग्जाम देने से रोक सकते हैं। और कोई चीटिंग वगैरह करने की कोशिश करे तो? DSSB इसमें 0 टॉलरेंस रखता है। अगर कोई भी फ्रॉड, किसी और की जगह एग्जाम देना, इम्पर्सनेशन या कोई भी गलत तरीका अपनाते हुए पकड़ा गया तो न सिर्फ उसकी उम्मीदवारी कैंसिल होगी बल्कि उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है और उसे हमेशा के लिए DSSB के एग्जाम से बैन, डीबार भी किया जा सकता है। बाप रे, तो ये सब बिल्कुल नहीं करना है। बिल्कुल नहीं, ईमानदारी से तैयारी करें और एग्जाम दें। हाँ, और अपना ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर सही देना बहुत जरूरी है ना? हाँ, क्योंकि आगे का सारा कम्युनिकेशन शायद उसी पे होगा। एडमिट कार्ड की सूचना, रिजल्ट, ई-डोजियर का लिंक, सब कुछ तो वो एक्टिव और सही होना चाहिए और DSSB की वेबसाइट रेगुलरली चेक करते रहना चाहिए। ठीक है, तो हमने लगभग सारी जरूरी बातें कवर कर ली हैं।
एक बार फटाफट मेन पॉइंट्स दोहरा लेते हैं। हाँ जरूर। तो मेन बातें ये हैं, पद हैं 5346, टीजीटी, ड्राइंग टीचर, स्पेशल एजुकेशन टीचर। अप्लाई करना है सिर्फ ऑनलाइन, https://dssbonline.nic.in पर। तारीखें हैं 9 अक्टूबर से 7 नवंबर 2025। क्वालिफिकेशन पोस्ट के हिसाब से है। टीजीटी के लिए मोटा मोटा ग्रेजुएशन प्लस बीएड प्लस सीटीटी पेपर 2। एज लिमिट ज्यादातर 30 साल है, पर छूट भी है। सिलेक्शन एक ही 200 नंबर के एग्जाम से होगा, सेक्शन ए प्लस सेक्शन बी। नेगेटिव मार्किंग है 0.25। सेक्शन बी में मिनिमम मार्क्स लाने हैं, पर मेरिट दोनों को मिलाकर बनेगी। और ओबीसी, दिल्ली और एनसीएल सर्टिफिकेट की शर्तें बहुत ध्यान से देखनी हैं। बिल्कुल। तो अब उन लोगों के लिए अगला कदम क्या होना चाहिए जो इसमें इंटरेस्टेड हैं और एलिजिबल भी हैं? सबसे पहला काम DSSSB की ऑफिशियल वेबसाइट https://dssSB.delhi.gov.in पर जाएं। वहां से ये पूरा एडवर्टाइजमेंट नंबर 06/2025 डाउनलोड करें और उसे शब्द ब शब्द पढ़ें। हाँ, पूरा पढ़ना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। अपनी एलिजिबिलिटी, हर नियम, हर शर्त को अच्छे से समझें। जब पूरी तरह संतुष्ट हो जाएं, तब https://dssSBonline.nic.in पर जाकर बहुत ध्यान से एप्लीकेशन फॉर्म भरें। सही कहा। और अंत में ये सोचना भी जरूरी है कि ये सिर्फ एक नौकरी नहीं है। ये दिल्ली के स्कूलों में पढ़ाने का, शहर की अगली पीढ़ी को बनाने का मौका है। इस भूमिका का असर बहुत दूर तक जाता है। तो इस पर भी विचार करें कि क्या आप उस जिम्मेदारी के लिए उन हजारों बच्चों को प्रेरित करने के लिए तैयार हैं? ये शायद तैयारी में एक नई ऊर्जा भर दे। हम आपको सूचित करना चाहते हैं कि इस समय हम कोई प्लेसमेंट एजेंसी नहीं हैं। हमारा कार्य केवल नौकरी संबंधी जानकारी उपलब्ध कराना है, विशेष रूप से उत्तराखंड की नौकरियों और कभी-कभी अन्य सरकारी रिक्तियों की जानकारी। किसी भी पद के लिए आवेदन करना नौकरी तलाशने वाले को स्वयं करना होगा। हमें खेद है कि हम अभी फोन पर किसी भी रिक्ति से संबंधित जानकारी उपलब्ध नहीं करा सकते। भविष्य में यदि हमारी ऐसी कोई योजना होती है तो हम आपको अवश्य सूचित करेंगे। वर्तमान में यह सेवा सभी नौकरी तलाशने वालों और नियोक्ताओं के लिए पूर्णतया निःशुल्क है तथा हम नियोक्ता और नौकरी तलाशने वाले के बीच किसी प्रकार की भूमिका नहीं निभाते। हमारी कोशिश रहती है कि नियोक्ताओं द्वारा प्रदान की गई सभी सूचनाएं बिना किसी परिवर्तन और छुपाए सीधे आप तक पहुंचे। यदि आपको हमारा यह प्रयास समाज सेवा के रूप में पसंद आता है तो कृपया अपने मित्रों और जरूरतमंदों को हमसे जुड़ने के लिए आमंत्रित करें और इस मिशन में योगदान दें, ताकि हम जरूरतमंदों को रोजगार और नियोक्ताओं को योग्य व कुशल व्यक्ति उपलब्ध कराने में सहायक बन सकें।